इट्स टॉपिक इज क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum और इसी बैक्टीरिया के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज के। ये बैक्टीरिया क्या है, क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ट्रेट्स हैं, किस किस्म की ये डिजीज कॉज करते हैं और किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। और डेफिनेटली वी विल गो फॉर द सोर्सेज के किन किन फूड सोर्सेज से जो है ये आपके फूड का पार्ट बन सकता है। सो स्टार्टिंग विद द इट्स करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो हम सिर्फ वही करेक्टरिस्टिक्स के देख रहे हैं, हम इन डेप्थ नहीं जा रहे जो हमारे फूड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से जो हमें कंसर्न है। तो करेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, स्पोर फॉर्मिंग रॉड शेप बैक्टीरिया होता है ये, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा फौरन से कि जैसे अगर स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव है तो इट रिक्वायर्स मोर हीट टू फॉर इट्स एरेडिकेशन, ठीक है। और स्पोर फॉर्मिंग का मतलब ये है कि इस बैक्टीरिया के पास एक ये भी ऑप्शन है कि अगर वो इस तरह की अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर जाता है, यानी अनफेवरेबल ग्रोइंग कंडीशंस की उसको अगर मिल रही होती हैं, तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो अपने स्पोर्स प्रोड्यूस कर जाते हैं जो कि लेटर ऑन जाके तो दोबारा से जो है रिप्रोड्यूस करके बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। पिकुलैरिटी इसकी ये है क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum की, वो इट इज एबल टू प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट आर न्यूरोटॉक्सिन्स, यानी ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जो कि नर्वस सिस्टम के ऊपर जाके जो है ये अफेक्ट करते हैं। तो ये इसकी एक पिकुलैरिटी है। और दूसरी ये है कि जो ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो बहुत ही आप कह लें माइन्यूट अमाउंट में, इवन माइक्रोग्राम नैनोग्राम के अंदर भी जो है ये अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अपनी जो टॉक्सिसिटी है ये फैला सकता है। जिस तरह हमने कल बात की थी कि टॉक्सिन्स की भी आगे फर्दर जो है टाइप्स हो सकती है। सेम इज टू फॉर द बोtulinum टॉक्सिन्स के बोtulinum के जो टॉक्सिन्स है वो भी आगे फर्दर 7 टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम द ए टू जी जो है ये डिफरेंट तरह के जो है बोtulinum के टॉक्सिन्स है। इसमें आपने ये याद रखना है कि जो इसमें ए बी ई एफ जो है ना, ए बी ई एफ, ये ज्यादातर दे आर नोन फॉर कॉजिंग बोtulinum इन ह्यूमन बींग्स। क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum से जो डिजीज कॉज होती है उसको हम कहते हैं बोtulinum, ठीक है। तो जो ह्यूमन बोtulinum है वो ए बी ई और एफ जो इसकी जो टाइप्स है वो ज्यादातर ये इन्वॉल्व होती है ह्यूमन बोtulinum कॉज करने के अंदर। बाकी जो इसमें पीछे रह जाती है सी और डी, सी डी जो है वो एनिमल्स के अंदर जो बोtulinum है वो कॉज करने के रीजन बनता है, ठीक है। सी डी जो है इट्स यूजुअली कॉज बोtulinum इन एनिमल्स, और बाकी ए बी ई और एफ जो है वो कॉज करते हैं बोtulinum इन ह्यूमन बींग्स। जो पीछे जी रह जाता है तो जी का सो फार अभी तक एज सच एग्जैक्टली नहीं ये देखा गया कि इसके क्या, ये कहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन एक्सप्रेस हो रहा था, लेकिन एग्जैक्टली इसका पता नहीं है कि अभी बोtulinum ये कहाँ पे कॉज कर रहा है। तो बहरहाल ये इसकी साथ जो है बोtulinum की ज्यादातर जो है ये टाइप्स है, टॉक्सिन की ये टाइप्स है, ठीक है। अच्छा, इस बैक्टीरिया जो है ये इट्स एक्चुअली साइकोट्रॉफ। साइकोट्रॉफ बैक्टीरिया बेटा हम उसको कहते हैं जो कि लो टेम्परेचर को बियर कर लेता है। एक्चुअली जो उसके लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है ग्रोथ का साइकोट्रॉफ के लिए वो मिजोफिलिक की रेंज ही होती है, यानी मिड रेंज का टेम्परेचर जो है वो टॉलरेट करता है या उसके लिए ऑप्टिमल ग्रोथ है। फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ पे भी देखें कि क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum का जो ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज है दैट इज फ्रॉम द 26 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर के अंदर ये ऑप्टिमली ग्रो करता है, यानी मैक्सिमम ग्रो करता है। लेकिन ऐसा बीइंग अ साइकोट्रॉफ इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस का टेम्परेचर भी बड़े अच्छे तरीके से टॉलरेट कर लेता है। तो लिटरेचर के अंदर ये आपको मिल जाएगा कि इस बैक्टीरिया में क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum के अंदर ये एबिलिटी होती है कि इवन एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इट कैन एबल टू प्रोड्यूस इट्स टॉक्सिन्स, ठीक है। तो ये कोल्ड को भी बड़ा अच्छा टॉलरेट कर सकता है। जो इसके जो टॉक्सिन्स ये प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन्स के अंदर ये फिर आगे एबिलिटी होती है, और सॉरी टॉक्सिन्स कह रहा हूँ, ये जो स्पोर्स ये जो आगे प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स के अंदर फिर ये एबिलिटी होती है कि स्पोर्स जो है वो अच्छे हीट रेजिस्टेंट होते हैं। वैसे जो बैक्टीरिया इटसेल्फ है यानी वेजिटेटिव सेल जो है वो साइकोट्रॉफिक है और 26 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज के अंदर ऑप्टिमली ग्रो करता है, लेकिन लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड को भी टेम्परेचर को ये अच्छी तरीके से टॉलरेट कर लेता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज द डिजीज। बड़ा इसकी अगर हम डिजीज की वजह बात करें तो बोtulinum जो है 3 तरह के हम उसको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द फूड बॉर्न बोtulinum जो कि हमारा कंसर्न है, ठीक है, कि फूड से बोtulinum जो है वो कॉज हो सकता है। और वो आपको पता है कंजम्पशन अगर इंजेक्शन हो जाएगी तो थ्रू इंटेस्टाइनल जो है वो इसका टारगेट ऑफ एक्शन होगा या साइट ऑफ एक्शन उसकी वो होगी। एक होता है इन्फेंट बोtulinum।
इन्फेंट बॉचुलिनम के आपको नेम से पता चल रहा होगा कि ऐसा बॉचुलिनम जो कि इन्फेंट्स के अंदर जो है एक्सप्रेस हो रहे, ठीक है। तो ये बेटा जो इसकी मेन रीजन होती है ना, जो मेन कॉजेज होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द हनी। मेरा ख्याल है आप लोगों ने अभी टॉक्सिकोलॉजी में पहले शुरू में पढ़ा भी होगा कि हनी से जो है टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इन्फेंट के अंदर जो बॉचुलिनम होने की जो मेन कॉजेज है वो होता है रॉ हनी। यानी अगर बच्चों को, आपने जैसा आप अपने कल्चर में देखे, ज्यादातर एक बड़ा घुट्टी का कॉन्सेप्ट होता है कि छोटा बच्चा है तो जो उसको जी घुट्टी देनी है, तो वो हनी की उसको घुट्टी दे देते हैं। तो लेकिन डॉक्टर जो है इस प्रैक्टिस को टोटली डिनाई करते हैं या बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि जो रॉ हनी होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा चांस होता है कि स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं क्लॉस्ट्रिडियम बोचुलिनम के, और वो स्पोर जो है वो फिर आगे बच्चे के इंटेस्टाइन में जाके उसको प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग आप कह लें कि अवेयर हैं तो वो इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं करते और वो बच्चे की सेहत का भी इसका ध्यान रखते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ अ रेयर सिम्टम जो कि बच्चों में आ सकता है, और प्राइमरी रीजन जो उसकी हो सकती है तो इट्स अ हनी, कि अगर बच्चों को रॉ हनी दे दिया जाए तो उससे ये जो है उनके अंदर बोचुलिनम एक्सप्रेस हो सकता है। इसी तरह एक और जो रेयर फॉर्म है जो कि रेयरेस्ट है, दैट इज द वाउंड बोचुलिनम। वाउंड बोचुलिनम से आपको नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई जख्म हो जाए बॉडी के पार्ट पे और अगर वो प्रॉपरली उसको अपने उसकी हाइजीन का ख्याल नहीं रखा या क्लीनिंग का ख्याल रखता, क्योंकि क्लॉस्ट्रिडियम बोचुलिनम जो है ये जो आपकी डस्ट एंड डर्ट है, सॉरी ये जो आपकी सॉइल है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेडिमेंट्स में, मैरीन लाइफ के अंदर प्रेजेंट होता है, इस तरह आपकी ये सॉइल पे भी होता है। तो अगर कोई आपने वाउंड जो है वो प्रॉपरली सफाई नहीं की, उसको प्रॉपरली कवर नहीं किया, तो हो सकता है कि वहां पे भी जो है ये इस बैक्टीरिया का ये साइट ऑफ एक्शन बन जाए। और फिर आपको पता है जिस तरह हमने क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजिस में पढ़ा था कि उस जगह पे ये रहते हुए जो है ये और नेक्रोसिस कर देगा, और सेम इज लाइक क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजिस ये भी जो है फिर गैस गैंग्रीन करने का इसके अंदर एबिलिटी होती है। लेकिन गैस गैंग्रीन उसी सूरत में करेगा अगर ये वाउंड के ऊपर आ गया और वाउंड की जगह पे ये अपनी जो है मल्टीप्लिकेशन उसने स्टार्ट कर दी, तो ये ऑक्सीजन का सप्लाई को कट डाउन कर देगा और वहां पे जो है नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली द कंडीशन में लीड टू द गैस गैंग्रीन, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर एबिलिटी है। तो लेकिन ज्यादा हमारा जो कंसर्न है वो फूड बॉर्न बोचुलिनम से है, तो हम ज्यादा इसी को देखेंगे। ये जो फूड बॉर्न बोचुलिनम है वो फूड कौन सी सोर्सेज से आ रहा है और वो कर क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं इसके हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। सॉरी, उससे पहले हम थोड़े से बात कर लेते हैं इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है या जो इन्फेक्टिव डोज है या ऑनसेट टाइम है। तो 5 से 10% जो केसेस होते हैं क्लॉस्ट्रिडियम बोचुलिनम के, वो मोर्टेलिटी का शिकार हो सकते हैं। तो यानी 5 to 10% जो है चांस है डेथ का इसमें, ठीक है। डेथ रेट का इसमें चांस है, और वो है कि अगर अनट्रीटेड रहेगा तो ये, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं, तो अल्टीमेटली इट कैन एबल टू हेल्ड द मसल्स ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से किसी की डेथ भी हो सकती है अगर ये अनट्रीटेड रहेगा, ठीक है। तो 5 to 10% जो है वो मार्जिन है फॉर द मोर्टेलिटी रेट। इसी तरह जो इसकी इन्फेक्टिव डोज है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बहुत ही कम अमाउंट में, इवन नैनोग्राम्स के अंदर भी अगर इसका टॉक्सिन जो है वो बॉडी में दाखिल हो जाए तो इट कैन एबल टू जनरेट इट्स इलनेस। सो ऑनसेट टाइम मैंने आपको बताया, दैट इज द इंक्यूबेशन टाइम जिसको हम कहते हैं। तो अगर कोई इंजेस्ट करता है तो उसको 18 से 36 घंटों के अंदर अंदर जो है डिजीज एक्सप्रेस हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा किसी केसेस में ये भी देखा गया था 4 आवर्स से लेकर 8 दिन तक जो है इसका ये भी टाइम फ्रेम है, इसके अंदर भी ये डिजीज को जो है एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स कम अप टू इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैंने आपको जिस तरह पहले ही बताया था कि इट्स अ न्यूरोटॉक्सिक। जो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं वो न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, यानी नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, ठीक है। नर्व एंडिंग्स के ऊपर ये जो है प्रॉब्लम करते हैं। तो अब वो कैसे करते हैं तो ये मैं आपको सारा आज बता देता हूँ। अच्छा, अगर उसके लिए मैंने ये आपके सामने इसलिए पहले पिक्चर रखी है ताकि जो भी आगे पिक्चर्स आए तो वो आपको समझ आता जाए कि हम किस साइट ऑफ एक्शन के ऊपर बात करें और एक्चुअली हो क्या रहा है वहां पे, ठीक है। तो आप ये देखो, ये आपके सामने जो है ये मसल फाइबर की एक पिक्चर है बेटा, ठीक है। और मसल फाइबर्स के ऊपर आपको पता है कि नर्व एंडिंग्स होती हैं, और नर्व एंडिंग्स के जो बिल्कुल एंड पे जो जंक्शन होता है उसका वहां पे एक साइनैप्स होता है। साइनैप्स का एक आप कह लें कि मसल और नर्व एंडिंग का जो आपस में कनेक्शन है, तो ये बेसिकली एक्चुअली अटैच नहीं होती। इनमें थोड़ा सा जो गैप होता है जिसको हम तो उस पॉइंट को हम सिनेप्सिस कहते हैं, और यहाँ से जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो जनरेट होते हैं नर्व एंडिंग से,
और वो फिर मसल्स के ऊपर जो है रिसेप्टर्स लगे होते हैं, यानी मसल फाइबर्स के ऊपर, वो रिसेप्टर्स जो है उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करते हैं, और जो पर्टिकुलर किस्म का जो मैसेज होता है ब्रेन की तरफ से वो रिसीव करके उस तरीके से एक्ट करते हैं। यानी अगर हम बात करें न्यूरोट्रांसमीटर जो ज्यादातर मसल स्मूथ मसल्स की मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है, यानी उनकी रिलैक्सेशन के अंदर, दैट इज द एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन इज वन ऑफ दैट न्यूरोट्रांसमीटर जो कि नर्व एंडिंग से रिलीज होगा, फिर रिसेप्टर साइड पे, यानी जो रिसेप्टर साइड है वो मसल्स के ऊपर होगी। एसिटाइल कोलिन जो है वो जाके रिसेप्टर साइड्स पे जाएगा, ठीक है, और वहां पे मैसेज इंटरप्रेट होगा और मसल्स की मूवमेंट जो है वो अकॉर्डिंगली होगी। ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म इज हैपनिंग। ठीक है, तो ये नॉर्मल आप कह लें कि केस के अंदर होगा। तो ये आगे फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसी पार्ट को जो है फर्दर जो है वो जूम इन किया हुआ है अगली स्लाइड के अंदर, और आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि असल में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कैसे हो रहे होते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये देखें बच्चे, अब ये वही जो आपके पास पिक्चर थी, समझ ले कि ये नर्व एंडिंग है। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये दिखा रहा है। पहले आप इस पिक्चर को फोकस करिए जो मैं आपके लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर है। ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो आपके सामने पिक्चर है, पहले आप इसको फोकस करेंगे तो देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर। ठीक है, जो बाकी रेस्ट ऑफ द पिक्चर है फिर आपको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो ये आप अगर आप देखें, दिस इज द नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग, और ये नीचे मसल सेल है। ठीक है, वही मसल जो फाइबर मैंने आपको दिखाया था, ये नीचे मसल फाइबर है। और आपको पता है इस तरह ये नर्व एंडिंग्स के ऊपर जो है इसकी वो थोड़ी सी एंडिंग्स बनी हुई है, जहां से जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसने रिलीज होना है, यानी इसकी बेस से जो है न्यूरोट्रांसमीटर आप कह ले वेजिकल्स के फॉर्म में आते हैं, छोटे छोटे से जो है वेजिकल्स की फॉर्म में आते हैं, और अल्टीमेटली जो ये मसल जंक्शन के ऊपर जाते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, वहां पे आकर रिलीज होते हैं, और फिर मसल के ऊपर रिसेप्टर जो है उसको जाके रीड करते हैं। अब यही वही चीज जो है ये अंदर बड़ी करके दिखाई हुई है। ठीक है, ये जो अंदर ये जो मैं यहाँ पे जो सारा ये जो सेटअप बना हुआ है ये लेफ्ट साइड पे, ये वही चीज जो है ये अब आपको जूम इन करके दिखाई हुई है। ये समझ लें कि जो येलो सारा पार्ट है, ये जो जितना भी आपको येलो पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज द, ये जो पिक्चर के ऊपर वाली साइड है, ये नर्व एंडी के अंदर का हिस्सा है। ठीक है, और ये येलो पार्ट के बाद नीचे जो ये आप देख लें रेड पार्ट है, ये सारा नर्व एंडिंग के बाहर का हिस्सा है, यानी ये वो गैप आ गया साइनैप्स। ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी जिसको हम कहते हैं, और ये नीचे मसल सेल आ गए। ठीक है, ये नीचे आप टॉप और सॉरी बॉटम पे आप अगर देखें तो बॉटम के ऊपर ये मसल सेल है, और ये टॉप के ऊपर नर्व एंडिंग है, और ये मिड में सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, यहाँ नर्व एंडिंग के अंदर वेजिकल्स की फॉर्म में न्यूरोट्रांसमीटर आ जाते हैं। पहले अच्छा आपने पहले ना पिक्चर को कोशिश करें समझने के लिए सारा मैकेनिज्म, आप पहले जिस तरह मैं आपको पहले वो चीजें बता रहा हूँ उसी तरह से देखेगा, बजाय के और साइड ऑफ पिक्चर्स जो है आप फोकस करने लग जाए। ठीक है, ये देखें, ये वेजिकल्स की फॉर्म में जो है मैसेज आता है, और इस वेजिकल्स के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन आपके सामने नजर है, दीज आर एक्चुअली द एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन है जो कि एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। जब ये वेजिकल जो है ये फर्दर आगे मूव करता है, ठीक है, ये वेजिकल जो है फर्दर आगे इस वाले पॉइंट पे आता है, मूव करता है, तो इस वेजिकल के साथ एक प्रोटीन लगी होती है जिसको हम कहते हैं स्नेप्टोब्रेविन। आप ये एज अ होल देखें कि एक आप अलग-अलग बेशक याद ना रखें, आप एज अ होल इसको याद रख लें कि स्नेयर प्रोटीन्स होती हैं, और स्नेयर प्रोटीन का कुछ पार्ट यहाँ पर होता है और कुछ पार्ट जो है ये बेस पे लगा होता है, जो नर्व एंडिंग की बेस के ऊपर होता है। ठीक है, तो कलेक्टिवली इनको हम स्नेयर प्रोटीन कहते हैं। वैसे जो अगर हम अलग-अलग देखें तो बेस पे दो तरह की इसकी टाइप्स होती हैं, एक सनैप 25 और एक सेंटेक्सिन होती है। और जो वेजिकल के साथ लगी होती है, यानी वेजिकल वो जिसके अंदर मैसेजेस आ रहे हैं एसिटाइल कोलिन की फॉर्म में, तो वो उसके साथ जो एक प्रोटीन लगी होती है उसको हम कहते हैं स्नेप्टोब्रेविन। लेकिन ओवरऑल आप याद रखें कि स्नेयर प्रोटीन्स का बेसिकली कुछ रोल है। तो वेजिकल जैसे ही आप कह लें कि बेस के ऊपर आता है, किसकी बेस के ऊपर, नर्व एंडिंग की बेस के ऊपर। ठीक है, अब ये नर्व के अंदर बात हो रही है। ठीक है, तो वहां पे जाके जो प्रोटीन उसके साथ अटैच होती है वेजिकल के साथ, और जो बेस के ऊपर अटैच होती है, इनका आपस में फ्यूजन होती है। ठीक है, और इस फ्यूजन ये स्नेयर प्रोटीन्स की आपस में फ्यूजन होती है, और इस फ्यूजन का फायदा ये होता है कि ये अल्टीमेटली ये वेजिकल को ओपन करने के अंदर काम आती है। ठीक है, तो जैसे जैसा एक्सोसाइटोसिस नहीं होता कि सेल से जो है वो आउट किसी चीज को निकाला, तो इसी तरीके से जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये प्रोटीन जो है इनको हेल्प आउट करेंगी मैसेजेस को रिलीज होने में। ठीक है, तो ये जो ग्रीन ग्रीन अब आप देख रहे हैं कि एसिटाइल कोलिन जो है, ये जब इनका स्नेयर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बना, तो देन दे हैव एबल टू
रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग, और ये दोबारा जो है यहाँ जो एंडिंग है ये अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, फर्दर फिर ये जाके एसिटाइलकोलिन जो है वो आगे मसल एंडिंग्स के ऊपर जाता है, जहाँ पे रिसेप्टर साइट भी जाके अटैच होता है, और जब मैसेज कन्वे होता है तो फिर एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एक एंजाइम होता है, वो जाके एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर देता है। तो ये सारा प्रोसेस है, दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे कोई किसी चीज का कोई क्वेश्चन है तो कोई किसी स्टूडेंट का तो मुझसे समझ ले, फिर मैं आपको अगले आगे बताता हूँ कि आगे क्या हो रहा है। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ये समझ आ रही है जो मैंने बातें बताई है क्या हो रहा है? जी सर। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये सारा नॉर्मल प्रोसीजर है, ये सारा नॉर्मल हालात में हो रहा है कि जब अभी जो है कोई किसी किस्म का टॉक्सिन नहीं है, तो ये नॉर्मल बॉडी फंक्शनैलिटी है। अब देखते हैं कि अगर जो आपका क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलाइनम का टॉक्सिन है, ठीक है, जो कि न्यूरोटॉक्सिक होता है, वो अगर आ जाता है, यानी बोचुलाइनम टॉक्सिन होता है, आ जाता है, तो फिर क्या होगा? अब ये बचे आगे बिल्फर बोचुलाइनम टॉक्सिन। अच्छा, बोचुलाइनम टॉक्सिन जो है इट इज आल्सो इन प्रोटीनियस इन नेचर। ठीक है, और इसके अंदर दो तरह की चेन्स पाई जाती है, एक को हम कहते हैं हैवी चेन या लॉन्ग चेन भी कहते हैं, या और एक को हम कहते हैं लाइट चेन। ठीक है, तो हैवी चेन जो होती है बोचुलाइनम टॉक्सिन की, वो उसको हेल्प आउट करती है ये जो नर्व एंडिंग के अंदर दाखिल होने के लिए। ठीक है, ये नर्व एंडिंग के से पहले अंदर जो है दाखिल होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हैवी चेन इसको जो है वो बोचुलाइनम टॉक्सिन की जो हैवी चेन है, ठीक है, वो नर्व एंडिंग के अंदर उसको एंटर होने के लिए मदद देगी, यानी एंडोसाइटोसिस करवाएगी, और एंडोसाइटोसिस के बाद ये जो है नर्व एंडिंग के अंदर दाखिल हो जाएगा ये टॉक्सिन। ठीक है, ये आप देखो, ये जो बोचुलाइनम टॉक्सिन है ये अब अंदर दाखिल हो चुका है। जब ये अंदर दाखिल हो जाएगा तो वहां पे ये रिलीज करेगा अपनी शॉर्ट चेन या लाइट चेन। ठीक है, तो जब ये बोचुलाइनम टॉक्सिन वंस इट्स एंटर्स इनटू द नर्व एंडिंग, इट विल रिलीज इट्स लाइट चेन। और लाइट चेन ने क्या करना है, उसने आके ये जितने भी स्नेयर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, स्नेयर प्रोटीन्स को जाके कट डाउन कर देना है, उसको क्लीव कर देना है। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे देखें कि ये जो वेजिकल था इस साइड पे, जो उसकी एंडिंग के ऊपर लगी हुई थी स्नेयर प्रोटीन, उसको भी इसने जाके कट डाउन कर दिया है, इसको भी जाके कट डाउन कर दिया। अब यू नो कि अब आगे होना क्या। डेफिनेटली अगर ये कट डाउन हो जाएंगी तो स्नेयर कम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगी, और अगर स्नेयर कम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगी तो ये जो वेजिकल्स आ रहे हैं हमारे पास, जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन की फॉर्म में मैसेज है, वो आगे ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये सिमिलर वही केस हो जाएगा कि जो आपके मोबाइल जो सिग्नल के बगैर आपके मोबाइल की जो हैसियत है, तो यहाँ पे भी ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की भी वही हैसियत रह जाएगी जो आपके फोन की जो है हैसियत रह जाती है जब उसके अंदर सिग्नल्स नहीं आते। तो इसका मतलब है कि कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, कोई आगे मैसेज नहीं कन्वे हो रहा, और इसका मतलब है कि मसल्स जो है वो मसल मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ एक्चुअली इज हैपनिंग कि जब बोचुलाइनम टॉक्सिन आएगा हैवी चेन के थ्रू एंटर होगा, लाइट चेन जब रिलीज करेगा, लाइट चेन विल एबल टू क्लीव द स्नेयर प्रोटीन, या स्नेयर प्रोटीन को कट डाउन कर देगा, और इसकी वजह से आगे स्नेयर कम्प्लेक्स नहीं बनेगा। और जब स्नेयर कम्प्लेक्स नहीं बनना, तो ये वेजिकल जो है वो उसको ओपन करने के लिए अब कोई चीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और एसिटाइलकोलिन जो है वो एज इट इज वहीं पे वहीं रहेगा, और इस तरीके से आगे जो है वो ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आ गई ये कैसे हो रहा है सारी बात? यस सर। ठीक है, ओके। दिस इज हाउ इट विल कॉज इट्स न्यूरोटॉक्सिसिटी। तो ये इसलिए नर्व एंडिंग्स के ऊपर जो है जाके ये एक्ट कर रहा होता है। सिम्टम्स की वजह अगर हम बात करते हैं, जो इनिशियल सिम्टम्स आते हैं अगर कोई इसको इंजेस्ट कर लेता है कोई भी इंडिविजुअल, तो उसको जो इनिशियली सिम्टम्स आ सकते हैं, उसको डबल विजन आएगा, मतलब कि या ब्लर्ड विजन हो जाएगा उसका, क्योंकि उसके ऊपर एक्ट करे ना, मसल की जो मूवमेंट है वो अफेक्ट हो रही है, तो इस वजह से जो है इस तरह की जो है आपको जैसा नोजिया टाइप में जो आपको आ सकते हैं सिम्टम्स, उस तरह के सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, डबल विजन आ सकता है, ब्लर्ड विजन होगा, स्लर्ड स्पीच बोलने में जरा मुश्किल हो सकती है, खासकर जो है swallow करने में, कोई चीज निगलने के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो स्मूथ मसल्स है उनकी मूवमेंट को ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो दैट्स वाई जो है निगलने के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर मुंह का खुश्क हो जाना, मसल वीकनेस, ठीक है,
और अगर ये केस जो है इसी तरह चलता रहे, अगर अनट्रीटेड है, तो फिर पैरालिसिस की तरफ जाता है। ठीक है, तो वो आप कह लें इसकी जो है सवेरिटी है कि अगर स्वेयर हो जाएगा इसकी जो इन्फेक्शन है क्लॉस्ट्रिडियम बोचुलिनम का, तो इट विल लीड टू द पैरालिसिस। और पैरालिसिस भी अगर अनट्रीटेड रहे तो इट में अल्टीमेटली कैन एबल टू अरेस्ट द रेस्पिरेशन। ठीक है, और रेस्पिरेशन के थ्रू डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये स्वेयर केसेस के अंदर है। अदरवाइज ये जो है आपके जो है वो एक सिम्टम्स आ सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें सिम्टम्स, यहाँ पे बच्चों के सिम्टम्स की बात करें, बच्चों में कैसे पता चलेगा कि मैंने आपको बताया क्योंकि इन्फेंट बोचुलिनम भी होता है, तो बच्चों के अंदर ये सिम्टम्स इस तरह से पता चलेंगे कि अगर बच्चे की जो है वीक क्राई वो करना शुरू कर दे, मतलब कि रोए लेकिन जिसका कमजोरी से, जिसका बच्चा नहीं होता, मतलब उसकी आवाज में उतनी श्रिल ना हो और इतनी मतलब कि उतनी मतलब जिसका आप कह रहे थ्रस्ट होती है बच्चे की आवाज की, उतनी थ्रस्ट ना हो। अगर श्रिल आवाज, अगर उसकी श्रिलनेस कम हो जाए या वीकनेस हो उसकी आवाज में, तो तब आपको ये इंडिकेट कर सकता है। या फिर बच्चे के जो एक्सप्रेशन है वो फ्लैट होना शुरू हो जाए। ठीक है, मतलब बच्चे, आपको पता है छोटे बच्चे काफी फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, तो वो अगर फ्लैट उसका फेस हो रहा है यानी स्पॉटेड फेस हो रहा है, तो इसका मतलब है बच्चा किसी तकलीफ का शिकार है। फिर इसी तरह रेस्टलेसनेस का बच्चा शो करता है कि रेस्टलेसनेस है, तो ये सिम्टम्स जो है बच्चों के अंदर आ सकते हैं, जिससे अंदाजा हो सकता है कि बच्चों को इन्फेक्शन हो गया, जो कि इन्फेंट बोचुलिनम कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी, सोर्सेज अगर हम बात करें तो बच्चे जो क्लॉस्ट्रिडियम बोचुलिनम की जो सोर्सेज हैं वो तकरीबन तमाम वो फूड जो कि बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है उसके अंदर ये प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि जो पीएच रेंज है ना 4.6, अगर इससे नीचे अगर हम जाते हैं, इससे बिलो जाते हैं, तो उसको क्लॉस्ट्रिडियम बोचुलिनम जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकता। तो इससे ऊपर के जितने भी फूड है जिनकी पीएच 4.6 से ऊपर है, जिसका मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स हैं, तो उनकी 4.6 से ऊपर ही पीएच होती है। ठीक है, तो उनके अंदर ये एबिलिटी रखता है कि वहां पे ये एक्सप्रेस हो जाएगी। और खासकर क्योंकि इट्स एन एनारोबिक बैक्टीरिया, तो खासकर जो आपका जो कैंड फूड है यानी जो प्रोसेस फूड है, अगर कैंड फूड के अंदर जो बैक्टीरिया जो आप कह लें कि रिनाउंड है ग्रो करने के लिए, तो वो क्लॉस्ट्रिडियम बोचुलिनम है। ठीक है, कैंड फूड अगर कैनिंग प्रॉपर नहीं हुई तो वहां पे भी ये बैक्टीरिया जो है ग्रो करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, इसी तरह जो मैंने आपको बताया कि तकरीबन सारे फूड जो हैं जो जो कि ज्यादा एसिडिक नहीं है, तो उसमें फिर आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे पेपर भी है, ग्रीन बीन्स भी है, सूप्स वगैरह, ठीक है, एस्पैरेगस, मशरूम्स, ऑलिव्स। ठीक है, इसी तरह फिर जो आपकी मीट सोर्सेज हैं, क्योंकि मीट इज ऑलवेज बी अ पेरिशेबल कमोडिटी, तो उसके अंदर तो वैसे ही टारगेट ये बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए ट्यूना, फिश, चिकन वगैरह भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो ये इसकी सोर्सेज हैं। प्रिवेंशन हम इसकी कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन में एक तो चीज जो हर माइक्रोब के ऊपर आप कह लें इम्प्लीमेंट होती है, दैट इज द प्रॉपर हाइजीन। इफ यू आर फॉलोइंग द प्रॉपर एसओपीज ऑफ द हाइजीन, फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई जो वेंडर है, आपका फूड वेंडर है, वो भी आप कोई सर्टिफाइड आपका वेंडर से आप फूड ले रहे हैं, फिर इसी तरह प्रॉपर उसकी हैंडलिंग कर रहे हैं, मतलब हैंड वॉश करके फूड को हैंडल करें, फिर फूड को आप इटसेल्फ जो है क्लीनिंग करें, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि वेजिटेबल और मीट के लिए जो है सैनिटाइजर अवेलेबल होते हैं, जो कि फूड ग्रेड सैनिटाइजर होते हैं। तो अगर आप उस चीज का ख्याल रख रहे हैं तो देन यू कैन प्रिवेंट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, इसी तरह इस बैक्टीरिया के को अगर आपने कोई कैनिंग करनी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैनिंग के प्रोसेस के अंदर ये आ सकता है, या होम बेस्ड फूड में अगर आपने कोई घर में आपने खुद से कोई कैन किया फूड, अगर प्रॉपरली नहीं किया होगा, तो वहां पर बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। तो उससे बचने के लिए इफ यू आर यूजिंग द प्रॉपर हीटिंग मेथड, देन यू कैन आल्सो प्रिवेंट दिस बैक्टीरिया। प्रॉपर हीटिंग मेथड बच्चे क्या है कि इसका जो ये जो है इसका जो टॉक्सिन्स हैं, या सॉरी इसके जो स्पोर्स हैं, इसके स्पोर्स, इस बैक्टीरिया के स्पोर्स जो हैं वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जो है बर्दाश्त कर सकते हैं या टॉलरेट कर सकते हैं। स्पोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से आपको अगर छुटकारा हासिल करना है, तो द बेस्ट वे इज कि आप जो भी आप फूड को कैन करने वाले हो, तो उसको आप एटलीस्ट इंटरनल टेम्परेचर जो है वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड का दो। फूड का टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, इंटरनल टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर 85 तक अगर आप किसी फूड को टेम्परेचर दे रहे हैं, देन यू कैन एबल टू टॉलरेट या यू कैन एबल टू प्रिवेंट दिस बैक्टीरिया। तो ये प्रॉपर हीटिंग इसका मेथड है। इसी तरह इस बैक्टीरिया के अंदर एक और ये जो इसका एक ट्रेट है कि ये ज्यादा जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है उसको भी ये टॉलरेट नहीं कर सकता। ठीक है,
तो मतलब ज्यादा अगर थोड़ी बहुत सॉल्ट कंसंट्रेशन जरा ज्यादा इंक्रीज कर दी जाए तो उसको भी ये टॉलरेट नहीं कर सकता। तो कैनिंग के अंदर आपको आपने देखा होगा कि एक सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, कैंस के अंदर एक लिक्विड एक डाइल्यूट सोल्यूशन प्रेजेंट होता है और उसको हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। और उसके अंदर जो ब्राइन सोल्यूशन होता है उसके अंदर एक कंसंट्रेशन होती है सॉल्ट या शुगर की, ठीक है। तो अगर आप अप्रोप्रिएट या करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वगैरह यूज करेंगे कैंस के अंदर, ठीक है, तो तब भी ये बैक्टीरिया जो है प्रिवेंट हो सकता है, क्योंकि सॉल्टी इन्वायरमेंट को ज्यादा ये टॉलरेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5% अगर आप रख रहे हैं ब्राइन सोल्यूशन के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन, देन यू कैन एबल टू रेजिस्ट दिस बैक्टीरिया या प्रिवेंट दिस बैक्टीरिया, ठीक है। देन एक और जो आपने इस बैक्टीरिया को प्रिवेंशन का जो एक और जो तरीकाकार है, दैट इज द डिस्कार्ड द ब्लोन कैंस। आप अक्सर मार्केट में जाते हो, आप देखते हो कि आप घर में कोई कैन लेकर आए हो, कैन फूड लेकर आए हो, लाइक मीट ले आए हो या कोई भी और कोई कैन प्रोडक्ट है, तो अक्सर आपने देखा होगा वो कहीं ना कहीं से ब्लो हुआ होता है या फूला हुआ होता है, ठीक है। वो जो अगर कोई कैन ब्लो हुआ हुआ है या फूला हुआ है तो याद रखिएगा कि इट्स एन इंडिकेशन कि इसके अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया या इवन फंगस भी हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर चुका है, जिसकी वजह से गैस प्रोडक्शन हुई है और गैस प्रोडक्शन की वजह से ये कैन जो है वो ब्लो कर गया, ठीक है। तो आपने ऐसे कैन को डिस्कार्ड कर देना है और इसको ऐसे कैंस को यूज नहीं करना। दिस इज द आप कह लें कि अप्रोप्रिएट मेथड, कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह का कैन आता है तो यू नीड टू डिस्कार्ड दैट कैन। इसको यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेशक आप उसको ओपन करते हैं तो आपको उसकी जाहिरी हालत ठीक भी लग रही होती है, लेकिन इट्स अ रिस्क, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिसके थ्रू आप यू कैन प्रिवेंट दिस क्लॉस्ट्रिडियम बोचुलिनम बैक्टीरिया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है?